नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टेट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के भागलपुर का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वह किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भागलपुर के किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम में भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि भागलपुर को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे। लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाएगा। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को भागलपुर ही क्यों चुना गया किसान सम्मान निधि की क्या खास? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी है। अभी तो विक्रमशिला भी वो जाने वाले हैं। इस बार खबर बिहार के भागलपुर से ही है, जहां लालू प्रसाद यादव के साले ही खुद उनको आरोपी बना रहे हैं। जी हां, लालू यादव उनके ही साले सुभाष यादव से परेशान हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सीधे लालू प्रसाद यादव पर ही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जब जब सरकार बिहार में बनी है, तब तब राज्य में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और किडनैपिंग उद्योग के साथ अपराध की घटनाएं लगातार होती रही। वहीं अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में ही मेरे पुत्र का भी अपहरण हुआ था और इसका दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूं। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई थी। उस समय राज्य में जंगल राज कायम था, जहां अपहरण और फिरौती एक उद्योग की तरह संचालित होते थे। उन्होंने कहा कि लालू के चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। अब बिहार में जंगल राज नहीं है। सूबे की जनता पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में एक विकसित बिहार के साथ चलने को तैयार है। बिहार में विकास की एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। तो भागलपुर की यह बात हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव उनके ही साले सुभाष यादव से परेशान है, क्योंकि सुभाष यादव ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब जब सरकार उनकी बिहार में बनी है, तब तब राज्य में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और किडनैपिंग उद्योग बनकर उभरा है और अपराध की घटनाएं लगातार होती रही हैं। वहीं अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने भी इस पूरे मसले को लपक लिया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में ही उनके पुत्र का भी अपहरण हुआ था और इसका दर्द वह भली भांति समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई थी। उस समय राज्य में जंगल राज कायम था, जहां अपहरण और फिरौती एक उद्योग की तरह संचालित होते थे। उन्होंने कहा कि लालू के चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। अब बिहार में जंगल राज नहीं है। सूबे की जनता पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में एक विकसित बिहार के साथ चलने को तैयार है। बिहार में विकास की एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है।
तो लालू यादव पर हमलावर होते हुए उनके ही साले सुभाष यादव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया और उन्होंने यह भी कहा कि जब जब बिहार में उनकी सरकार बनी है तब तब भ्रष्टाचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार जब बिहार में बनती थी तब घूसखोरी, किडनैपिंग, भ्रष्टाचार ये जैसे चीज़ उद्योग बनकर उभरते थे और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। और अभी इसी मामले को श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने भी इसे आड़े हाथों लिया और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर ही तीखा हमला किया है। भाई की जंगल राज था और किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी उनके यहाँ, और दूसरा कोई तो क्या बताएगा। हम तो खुद गवाह हैं, मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था पटना से, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोगों ने हमसे फिरौती मांगा था, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये तो आज सुभाष जी कहते, सुभाष जी उस दिन ही उनको कहना चाहिए था। खैर ठीक है, लेकिन एक सत्य है कि लालू जी की सरकार जब जब बनी है तो बिहार में करप्शन और किडनैपिंग, अपहरण उद्योग ये सब चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। वहीं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वक्फ को लेकर के अपनी बातों को जनता के सामने रहना है। उन्होंने वक्फ को लेकर साफ तौर पर कहा कि इसके ऊपर जो भी बात की जा रही है वह कहना अभी केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में देश के संसद में ऐसे कानून लाई जा रही है जिससे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने वक्फ कानून पर अपनी बात रखी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस मुस्लिम कौम ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश की संसद से आज बीजेपी सरकार ने CAA-NRC का कानून बना दिया जो कि मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। उसी संसद से वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है जिसको समाज के लोगों को भरोसे में लिए बिना ही नई कहानी लिखने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कहा कि जब किसी गरीब, लाचार और असहाय मुस्लिम की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तब उसके साथ उस समाज का वोट लेने वाले 10 नेता भी खड़े नहीं होते और आज यह मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने वक्फ कानून पर अपनी बातों को रखा है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के संसद से ऐसे कानून ला रही है जिससे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यह मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है, इसलिए मशवरे की जरूरत है। वहीं भागलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ ट्रिपल मर्डर से वहां पर रहने वाले लोग सकते में हैं। पूरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव का है। युवक ने देर शाम को अपने सगे चाचा सहित अन्य युवक को मौत के घाट उतार दिया। एक युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया। तभी ग्रामीण इकट्ठा हुए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बांध कर इतना पीटा कि आरोपी युवक की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना को लेकर डीएसपी सिटी राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी जांच के लिए जुटी हुई है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। आरोपी की मौत हो गई है, वो मानसिक रूप से बीमार था। तो भागलपुर की यह घटना, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव से सामने आया। यह ट्रिपल मर्डर से जुड़ा हुआ मामला था। एक युवक ने देर शाम को अपने सगे चाचा सहित एक और युवक को मौत के घाट उतार दिया।
उसके साथ ही एक युवक को पीट पीट कर घायल भी किया। ग्रामीण तभी इकट्ठा हुए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर खूब पीटा। उसे इतना पीटा गया कि आरोपी युवक की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिर इस घटना को लेकर डीएसपी सिटी राकेश कुमार ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी है। घटना के पीछे का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आरोपी की मौत हो गई है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। शाम यहाँ नाथनगर थाना अंतर्गत मकनपुर गांव में सूचना मिली कि एक व्यक्ति डंडे लाठी लेके जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उसके साथ मारपीट करता हुआ चल रहा है और उसके बाद कई लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना का सत्यापन करने हेतु थाना यहाँ पे पहुंची तो स्थानीय लोग द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिसको जख्म था। उसके बाद जख्मी जो लोग थे उसमें से और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये घटना को कारित करने वाले व्यक्ति का नाम छोटू बताया जा रहा है जिसकी खुद भी मृत्यु हो गई है। तो भागलपुर की यह घटना के बारे में हम आपको बता रहे थे, जहां ट्रिपल मर्डर का यह सनसनीखेज मामला सामने आया। नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव का यह मामला है, जहां एक युवक ने अपने सगे चाचा सहित एक और युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसके साथ एक और युवक को भी पीट पीट कर घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर इतना पीटा कि आरोपी युवक की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बिहार के सहरसा में थानाध्यक्ष के खिलाफ आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट गया। एक युवक की मौत के बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि लोग काफ़ी विरोध करने लगे। सहरसा के सोनवर्षा राज थाना के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने बाजार के भगत सिंह चौक के समीप NH 107 यानी महेश खुर्द बैजनाथपुर मुख्य मार्ग में ठेले पर शव को रखकर खूब विरोध जताया। बता दें कि शराब बिक्री के मामले में सोनवर्षा राजनगर पंचायत वार्ड 7 निवासी आकाश को सोनवर्षा थाने की पुलिस ने बीते दिन उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सहरसा मंडल कारा जेल भेज दिया था। लेकिन शुक्रवार को तबीयत खराब होने के उपरांत सहरसा मंडल कारा से सहरसा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में उसे भर्ती करवाया गया था और शनिवार को इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक की मां ने पुलिस पर बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगाया है। रविवार को आकाश के मौत से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और तमाम वाहनों को रोक दिया। पीड़ित की मां उसके शव को ठेले पर रखकर सड़क पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। पुलिस पर बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगाते हुए उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर लोग अड़े रहे। खबर झारखंड के बेरमो से है, जहां कोयला चोरी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। यूं तो रात के अंधेरे में कोयला चोरी हुआ करती थी, लेकिन अब दिन के उजाले में भी यह घटना आम हो गई है और कोयला चोरी को लेकर राजनीतिक गर्मी का माहौल बना हुआ है। कई बार कोयला चोरी के मामले सामने आ गए। यह भी कहा जा रहा है कि पहले तो चोर रात में काले अंधेरे में इस वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब तो चोर पुलिस को खुली चुनौती देकर दिन में ही चोरी कर रहे हैं। पूरा मामला यह है कि बेरमो थाना क्षेत्र के रीजनल कॉलोनी निवासी उदेश्वर सिंह के घर दोपहर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चले कि गृहस्वामी उदेश्वर सिंह ने बताया कि वो दोपहर में आधे घंटे के लिए बाजार गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर में घुसकर अलमारी तोड़कर 2 लाख रुपए नकदी सहित जेवरात चोरी कर ली गई और उसके बाद वे फरार हो गए। उन्होंने इसकी जानकारी बेरमो थाना में दे दी है। वहीं बेरमो थाना के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तो कोयला चोरी की घटना से अब राजनीति भी गर्मा गई है। पूरा मामला बेरमो का है, जहां पर एक आवास से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रात के अंधेरे में नहीं, अब दिन में ही चोरी होने लगी है।
वहीं मध्य प्रदेश के डबरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज इस पूरे मामले के बारे में हम आपको बताते चलें कि प्रेमी की शादी होने जा रही थी और इस शादी में हंगामा हो गया। प्रेमिका को पता चलते ही वह शादी समारोह में पहुंच गई। बीच शादी में रिश्तेदार और स्थानीय तमाम लोगों के बीच प्रेमिका ने तांडव मचाया। हंगामा देख दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार करने के बाद उसके परिवारजनों के साथ वह वापस लौट गई। आपको बता दें कि चिनौर थाना क्षेत्र के ग्राम बनवार गांव में योगेंद्र निवासी ग्राम बनवारी की शादी शीतला मैरिज गार्डन में बड़े ही धूमधाम से होने जा रही थी। तभी भावर पड़ने से पहले पहुंची प्रेमिका उसने अपने सभी रिश्तेदारों और तमाम स्थानीय लोगों के बीच आपबीती सुनाई। प्रेमिका का हंगामा देख दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया और फिर उसके बाद वह शादी रुक गई। प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी दूल्हे ने पहले उससे शादी कर ली थी, पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में है। प्रेमी बनवार निवासी युवक योगेंद्र उर्फ कृष्णा जाट की प्रेमिका ने नहीं शादी होने दी और इसको लेकर वहां पर तमाम जगह पर बातचीत का आलम जारी है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां दो ट्रकों की आमने सामने की भयंकर भिड़ंत हो गई और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का आलम हो गया। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के पोराई के पास सड़क पर बने मोड़ पर यह हादसा हुआ। दोनों ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, वह नियंत्रण खो बैठे और आपस में ही टकरा गए। इस सड़क हादसे में 30 साल के रामू, जो निवासी अमेठी का बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक चालक, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जिसका नाम सुभाष है, कानपुर का रहने वाला, वह घायल हो गया और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब बात करेंगे संभल की, जहां से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां पर एक मां और उसके नवजात की मौत हो गई है। संभल जनपद के गुन्नौर नगर के एक नर्सिंग होम में महिला के जन्म में जुड़वा 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। यह मामला गुन्नौर नगर के नेहरू चौक के पास अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम का है, जहां महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के बाद जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। इलाज के दौरान जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली महिला की भी मौत हो गई। घर में 3 मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुन्नौर और संभल तहसील क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का मकड़जाल फैला हुआ है, लेकिन सीएमओ झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई और शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस इस पर एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने इस पूरे मसले पर जानकारी दी है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पीआरबी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला के यहाँ पे प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। तो पूरा प्रकरण ये संज्ञान में आया है कि एक महिला थी जिसका नाम पूजा पति पूरन सिंह है, बबराला की रहने वाली है, 28 वर्ष की है, ये प्रेग्नेंट थी और ये रात को यहाँ पे एडमिट हुई थी। इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान इसके जो 2 नवजात शिशु थे उनकी मृत्यु हो गई। जब महिला तब तक जिंदा थी और घर वाले जब उनके दाह संस्कार के लिए गए और वापस आए तो तब तक महिला की भी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पे आए मौके पे तो हमें ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पूरी तरीके से ये अवैध रूप से संचालित अस्पताल था, जिसके अंदर एक सत्यप्रकाश सिंह नाम का एक डॉक्टर था और जो कि अवैध तरीके से महिलाओं का प्रसव वगैरह करा रहा था। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम सख्त से सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई लोगों की लापरवाही भैया, लोगों की लापरवाही से काम खराब हुआ, इन लोगों ने कुछ किया भैया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई है और संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी की अलबदावा जेल में एक कैदी बंद है। यह यूपी के बांदा की शहजादी निवासी बताई जा रही है और इसका फांसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर अबू धाबी की कोर्ट इसे सजाए मौत देगी। शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाएगा।
मौत से पहले आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अबू धाबी के जेल प्रशासन ने शहजादी की आखिरी बार फ़ोन पर उसके परिजनों से बात कराई, जिसमें शहजादी ने घर वालों को दिलासा देते हुए बताया कि ये उसकी आखिरी कॉल है और उसके विरोधियों के खिलाफ बांदा में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसको वापस लेने की भी अपील शहजादी ने की है। आपको बता दें कि सन 2021 में बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी भेजा गया था। शहजादी को अबू धाबी भेजने में आगरा के निवासी उजैर का पूरा किरदार बताया जाता है, जिसने शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच देकर वहां पर आगरा के ही रहने वाले एक दंपति के हाथों बेच दिया था, जिस पर बांदा सीजेएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रहे आगरा के दंपत्ति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अबू धाबी में इस दंपत्ति के बेटे की देखरेख शहजादी करती थी और अचानक एक दिन उन बच्चों की मौत हो गई, जिस पर दंपति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का आरोप लगाया था। अबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत सुनाई थी। इसके बाद पीड़िता के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन और शासन से फरियाद की थी और इस मामले में बेटी को बचाने की अपील की थी। पीड़िता के पिता का कहना है कि शासन प्रशासन और राष्ट्रपति तक से उन्होंने फरियाद की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, मगर पिता की हर कोशिश नाकाम हो गई। दिन ये बताया हमें कि अम्मी आज आखिरी कॉल हम कर रहे हैं, आखिरी कॉल है। मगर नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्यों? कुछ कोई ने कहा है, कुछ बताया है? बोली हाँ, आज हमको अलग कमरे में ले गए हैं और बताया कि कॉल कर लो, आज आखिरी कॉल है, हो सकता है कि दोबारा हम कॉल न कर सके। हम लोग दिल्ली गए, आगरा गए, उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगने, दिल्ली गए, बांदा में गए, यहाँ मटौंद में भी, हर जगह हम लोग गए। हर जगह हमें कहीं कोई आस नहीं, कहीं से हमें प्रयास करने के लिए नहीं मिला। ना हमें पहले से सूचना दी कि सजा दी गई, अचानक उन्होंने बता दिए कि हाँ। कल कितनी देर बात हुई शहजादी कल 10 मिनट हुई। पहली बार उसने 10 मिनट की नहीं, 7 मिनट को दी थी। पंडित दीनदयाल जंक्शन पर महाकुंभ को लेकर और इस अवसर पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ दिखी। चारों तरफ केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक इजाफा हुआ, जिससे यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे और वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त जितिन बिराज ने स्टेशन का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर इसे फॉलो करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भारी यात्री वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया गया। भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह, आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार राउत, जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, सीएससी उनके मिश्र, एचआई अभिषेक यादव और स्काउट गाइड की पूरी टीम तैनात रही। रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे रहे, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सके। डीडीयू स्टेशन पे यहाँ पे मेरे द्वारा साथ में जो सीनियर कमांडेंट है आरपीएफ के, हम दोनों द्वारा यहाँ पे ज्वाइंटली भ्रमण किया गया है। बेसिकली जो कुंभ के लिए जाने वाले लोग हैं, यहाँ से जो प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। संयुक्त जो रेलवे की पुलिस है, आरपीएफ है, साथ में जो सिविल पुलिस है, दोनों की ड्यूटीज लगी है लाउड व्हीलर्स के साथ में भी फंक्शनल है। उसमें हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो टाइमिंग है सब चीजों की, वो प्लेटफॉर्म पे चाहे लोगों को एफओबी के माध्यम से चाहे भेजना हो, चाहे जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका क्राउड कंट्रोल तक मैनेजमेंट हो, हमारे द्वारा संयुक्त रूप से देखा जा रहा है। उसमें इंश्योर किया जा रहा है कि यात्रियों को असुविधा न हो और सुरक्षित तरीके से प्रयागराज की तरफ हम लोगों द्वारा भेजा जा सके। बहुत खराब है, बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बहुत पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और बहुत भीड़ मची है अभी, जिसमें भी कुछ लोग की ध्यान हो गई, ठीक है। दिल्ली से आ रहे हैं, आपका रिजर्वेशन है, क्या स्थिति है, क्या रेलवे की व्यवस्था से खुश है? रेलवे की व्यवस्था कुछ नहीं है, बहुत स्थिति खराब है रेलवे का, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रेलवे पुलिस बहुत प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, कोई अच्छे से सेफ्टी नहीं कर रही है ना, तो कैसे जा रहे हैं। चीजें सब बहुत बढ़िया है, बट जैसे अभी भीड़ के कारण जो है प्रशासन बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। आपका प्रॉब्लम यही है कि सबको तो गाड़ी पॉसिबल है नहीं, तो सब पैदल ही आए हम लोग संगम से लेकर प्रयागराज स्टेशन तक। और मैंने आपका प्रशासन जो है एक चीज अच्छा किया कि भीड़ को जो है डाइवर्ट करते रहा। जैसे क्या है कि उसको धीरे धीरे लेते घुमा घुमा के कहीं पार्क में घुसा दिया, तो पार्क से फिर स्टेशन में ये किया। और आपको क्या है कि
गाड़ी प्रोवाइड किया गया, बहुत अच्छा, हाँ, व्यवस्था अच्छा था। वहीं उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तमाम विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 विधायकों ने सवाल भेजे हैं। ये 521 सवाल हैं और अभी तक उनके पास 2 विधेयक ही आए हैं। 18 तारीख को हम लोग इसको भी शुरू करेंगे। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री स्टडी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमको 2016 में दिया गया था। इट्स अ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर चीज़ हमको लेट प्रेसिडेंट के माध्यम से मिली थी। उसको मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस में कार्य करेंगे और विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड के जितने भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं पहले उनके साथ और फिर भारत के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस पे हम लोग बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो रिसर्च करें, शोध करें। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।